गुड मॉर्निंग। आज अब आगे की जो नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स बचे थे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो हम कवर कर लेते हैं इस पूरे वीडियोस में। ठीक है, तो चले फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आगे का जो पॉइंट आ रहा था, मतलब हमारे 5 पॉइंट हो चुके थे, अब 6 पॉइंट कौन सा आ रहा है? रिक्स आ रहा है। अब ये रिक्स क्या है एग्जैक्टली? अब मुझे बताओ, बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क किसने लिया? बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर, पैसा लगाने से लेकर, सेटअप करने से लेकर इन लोगों ने लिया है, इन लोगों ने नहीं लिया। ये तो बाद में आए, पैसे की जरूरत पड़ी तो इन्होंने इनसे पैसे लिए हैं, सिर्फ उधारी के रूप में वापस करना पड़ेगा। इनका पैसा जो लगा हुआ है वापस होता है क्या? नहीं होता। कब तक नहीं होता? लाइफ टाइम तक नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है? रियल ओनर, शामू और लक्ष्मण। अगर मैं आपको याद दिला दूं, शामू और लक्ष्मण का एग्जांपल हमारा चल रहा था, वो लोग रियल ओनर्स हैं, उन लोगों ने सबसे बड़ा रिस्क लिया है। तो 6 वाला पॉइंट यही कहता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव बियर मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी, दे आर डिस्क्राइब स्टॉक एब्जॉर्वर। इनको शॉक एब्जॉर्वर भी कहा जा रहा है। मतलब अगर कंपनी नहीं अच्छी चली, प्रॉफिट अच्छा नहीं आया, तो सबसे बड़ा शॉक किसको लगेगा? इन लोगों को लगेगा। सबसे बड़ा नुकसान किनका होगा? इन लोगों का होगा। इसीलिए इनको शॉक एब्जॉर्वर भी कहा जा रहा है। मतलब फाइनेंशियल अगर क्राइसिस आई, पैसों की कमी आई, तो किनको संभालना पड़ेगा कंपनी को? इन लोगों को। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आप देखो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए होंगे कंपनी में। लेबर की सैलरी करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, रेंट पे करना है। फाइनेंशियल क्राइसिस होगा कि नहीं होगा? तो कौन बेयर कर रहे होंगे? ये दोनों। सिंपल सी बात है ना। मतलब बिजनेस को चलाने का जो बड़ा रिस्क है वो रियल इक्विटी शेयर होल्डर्स ही लेते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो उनको ही सारी चीजें संभालनी पड़ती है। राइट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अच्छा, और एक चीज उसमें थी पॉइंट में कि इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो भी कम हो जाएगा। अभी जैसे कंपनियां बंद है तो कंपनी का काम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, कंपनी का काम नहीं हो रहा होगा तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट भी नहीं हो रहा होगा, और प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो बेनिफिट भी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि कंपनी में बेनिफिट नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो लॉसेस होगा, लॉसेस होगा तो रिस्क कौन ले रहा है? फाइनली पॉइंट क्या है? रिस्क कौन ले रहा है लॉसेस का? ऑफ कोर्स ये लोग ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 7 पॉइंट क्या कहता है? रेसिडेंशियल क्लेम। रेसिडेंशियल क्लेम आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, कंपनी में जब प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा डिविडेंड के रूप में? ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं इनको होगा। सबसे लास्ट में इनको मिलेगा। तो रेसिडेंशियल क्लेम मतलब क्या? इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल रेसिडेंशियल क्लेम टू ऑल अर्निंग आफ्टर। मतलब सबसे लास्ट में इनकी अर्निंग होगी। सारे खर्चे, सारे टैक्सेस, सारे डिविडेंड, सारे एक्सपेंसेस, सारे खर्चे, ये सब पे करने के बाद फिर जो पैसा बचेगा सबसे लास्ट में इनको मिलेगा। अब पैसा अगर ज्यादा बचा तो ज्यादा मिलेगा, कम बचा तो कम मिलेगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, सबसे लास्ट में इनका नंबर आने वाला है और कुछ नहीं। इस 7 पॉइंट का मतलब यही है। रेसिडेंशियल क्लेम मतलब सबसे लास्ट में आपको क्लेम करना है। ठीक है, उसके पहले नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नो चार्ज ऑन एसेट। अब सोचो, नो चार्ज ऑन एसेट क्या पॉइंट कहता है? एसेट पे इनका हक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये देखो, ये जो कंपनी में एसेट लगे हुए हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये जो चीज़ें एसेट्स हैं, ऑफ कोर्स बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब बिजनेस के एसेट्स हैं। लेकिन ये जो एसेट्स हैं, ये सब एसेट क्या होते हैं? ये हम लोग क्या करते हैं? मॉर्गेज कर देते हैं। मतलब पैसों की और जरूरत पड़ी तो मैंने क्या किया? इस बिल्डिंग, इस मशीनरी को मॉर्गेज कर दिया, गिरवी रख दिया, और उसके बाद फिर मैंने पैसा उठा लिया, उसको गिरवी रखकर पैसा ले लिया। तो चार्ज ऑन एसेट किसका होता है? इसका मतलब डिबेंचर वालों का। डिबेंचर जो बैंक से लोन लिया जाता है उनका होता है, इनका नहीं होता। इसका मतलब ये जो एसेट यूज होंगे वो किस लिए यूज होंगे? कंपनी की लायबिलिटी को चुकाने के लिए यूज होंगे। एसेट सारे जो यूज होते हैं वो एसेट पूरे यूज होते हैं किसके लिए? लायबिलिटी को चुकाने के लिए, क्रेडिटर के पैसे को देने के लिए। इनके लिए नहीं होगा यूज, इसलिए वहां बोला जा रहा है नो चार्ज ऑन एसेट। ठीक है, चार्ज ऑन एसेट मतलब एसेट पे इनका हक नहीं होगा। ठीक है, भले ये ओनर है, इन्होंने पैसा लगाया,
लेकिन चार्ज ऑन एसेट का मीनिंग वहां पे आपको क्लियरली नीचे दिया हुआ है बुक पे भी, कि चार्ज ऑन एसेट मतलब क्या, कि इंटरेस्ट और लेन एंड क्रेडिट ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर, एंड इफ इन केस अ कंपनी फेल टू पे द डेप्ट, क्रेडिटर्स कैन क्लेम एड फ्रॉम द कंपनी एसेट। मतलब अगर कंपनी में पैसे लिए उधारी में बाहर वालों से, बैंक से लोन लिया, किसी से भी लोन लिया, और अगर कंपनी पैसे नहीं चुका पाई तो ये सारे एसेट यूज होंगे उनकी लायबिलिटी को चुकाने के लिए। इसी को चार्ज ऑन एसेट कहा जाता है, इसलिए इनका हक चार्ज ऑन एसेट मतलब एसेट पे हक नहीं रहता, और क्या। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, बोनस इशू। कंपनी अच्छी चल रही है, कंपनी में और पैसे की जरूरत पड़ी, तो कंपनी के शेयर्स, कंपनी के ओनर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, मार्केट में शेयर इशू करेंगे, शेयर इशू कर कर फिर पैसा लेकर आएंगे। जब भी पैसे लगाने की बारी आएगी कंपनी में, तो सबसे पहला पैसे कौन लगाएगा, ये दोनों लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि ये रियल ओनर्स हैं। सबसे पहले इनको पता चलेगा ना कि हाँ पैसे लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो सबसे पहले इनको मौका मिलेगा पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और ऑफ कोर्स, और अगर सोचो इन्वेस्ट करना तो ठीक है ना, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं वो राइट इशू का बता रहा हूं, और राइट इशू में जो पॉइंट आता है उसमें ये है कि जब दोबारा पैसे कंपनी की जरूरत पड़ेगी, पैसों की कंपनी को जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब सबसे पहले ये लोग लगाएंगे, इनको मौका मिलेगा। मतलब कंपनी सबसे पहला मौका किसको देगी, कंपनी सबसे पहले इनको मौका देगी पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, और इसी को राइट इशू कहा जाता है, ठीक है। मतलब कंपनी नीड मोर फंड फॉर एक्सपेंशन पर्पस एंड रेज फर्दर कैपिटल बाय इशूइंग शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में गिवन द प्रायोरिटीज। देखो लिखा है कंपनी, देखो क्या होता है, आप बोलोगे सर ये क्या मतलब कैसा, कंपनी अलग होती है, ओनर अलग होते हैं, इस बात को समझो। कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी तो कंपनी सबसे पहले इनको मौका देगी, पहला हक इनका होगा, शामू और लक्ष्मण का, वो पैसे फिर से री इन्वेस्ट करेंगे, उसी को राइट इशू कहा जाता है, ठीक है। मतलब पहले जो ऑफर्ड होगा पहले इनको होगा, अगर ये पैसा लगाने को तैयार नहीं तो पब्लिक में जाएगा, अगर इन्होंने लगा दिया तो नहीं जाएगा। राइट इशू मतलब यही है और कुछ नहीं। ओके, एक पॉइंट हमारा 9th वाला छूटा था, वो देख लेते हैं, बोनस इशू। बोनस इशू क्या होगा, कंपनी अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती होगी, कमा रही होगी इसका मतलब, तो कंपनी इनको फ्री में शेयर देगी, फ्री में शेयर देगी, कुछ पैसा नहीं लेगी। जैसे इन लोगों ने शेयर खरीदा तो इनको पैसे देने पड़े, इन लोगों को अगर फ्री में शेयर मिलेंगे तो उनको पैसे देने की जरूरत। और ये कब करेगी कंपनी, जब कंपनी बहुत अच्छा चल रही होगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही होगी, तब कंपनी इनको फ्री में शेयर्स देती है, जिसको हम लोग बोनस शेयर्स कहते हैं। दिस शेयर्स आर फ्री इशू फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इक्विटी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, लेकिन ना एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से इक्विटी शेयर होंगे उन्हीं को बोनस शेयर मिलेगा, और किसी बाहर वालों को नहीं मिलेगा, इन लोगों को नहीं मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलेगा, एग्जिस्टिंग इक्विटी वालों को मिलेगा। एंड दस कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू ग्रो ऑन इट ओन, मतलब इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब इन्होंने समझ लो 1 लाख रुपए लगाया था, 50,000 के शेयर फ्री में मिल गए, तो इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। सोचो फ्री में मिलने से कितना फायदा है। तो इस तरह से ये आपका था 9th वाला पॉइंट। 10th वाला पहले बता दिया। 11th क्या है, फेस वैल्यू। इसकी फेस वैल्यू 10th वाला पॉइंट क्या कहता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसकी, शेयर्स की। एक शेयर की कीमत यहाँ पे 10 रुपए से 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक हो सकती है, उससे ज्यादा फेस वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। छोटा सा पॉइंट था ये। 12th वाला पॉइंट क्या कहता है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या बढ़ती है क्या, ऑफ कोर्स इनके पास जो शेयर है, इन्होंने जो पैसा लगाया है उसके शेयर की कीमत बढ़ती है। इनके शेयर, प्रेफरेंस वालों का इसका मतलब शेयर की कीमत नहीं बढ़ती, इक्विटी वालों के शेयर्स की कीमत इंक्रीज होती है, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करता है, इनके शेयर की प्राइस कीमत बढ़ना डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। उनके शेयर्स की डिमांड मार्केट में कितनी है, सप्लाई कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दिस शेयर्स, एंड द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट। ऑफ कोर्स इनके शेयर की कीमत कब बढ़ेगी, जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनके शेयर की कीमत भी बढ़ेगी, और इनके शेयर की कीमत बढ़ेगी तो इनका मार्केट वैल्यू, इनके शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, तो कैपिटल, जो इनका कैपिटल होगा उसकी वैल्यू मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और उसका उल्टा भी हो सकता है। इसका मतलब इनके शेयर की कीमत फ्लक्चुएटिंग है, बदलते रहेगी, डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स। ये था आपका 12th वाला पॉइंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है,
कैपिटल अप्रिसिएशन, अब ये भी पॉइंट उसी से जुड़ा हुआ है, कैपिटल अप्रिसिएशन। अब खुद ही सोचो, अगर कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ रही है मार्केट में, तो क्या इनका, अभी मैंने बताया था ना 1 लाख का शेयर पहले से था, 50,000 के शेयर्स की कीमत अगर 1.5 लाख की कीमत उसकी हो गई, 1 लाख की शेयर की कीमत कितनी हो गई, 1.5 लाख अगर हो गई, तो इसको क्या कहेंगे, कैपिटल अप्रिसिएशन। मतलब 1 लाख के शेयर अब कितने में बिकेंगे, अगर बेचना चाहो तो 1.5 लाख में बिकेंगे, इसी को कैपिटल अप्रिसिएशन कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन टेक प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज इन द मार्केट, शेयर मार्केट, जब मार्केट वैल्यू शेयर की बढ़ जाए, उसी को कैपिटल अप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, और उसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे अभी मार्केट आप देखोगे तो बहुत डाउन चल रहा है, क्यों, क्योंकि कैपिटल अप्रिसिएशन अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी में काम नहीं हो रहा है। जब काम शुरू होगा, कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, उनके शेयर की कीमत भी फिर बढ़ जाएगी। ये था आपका लास्ट वाला पॉइंट। और इक्विटी शेयर्स में आपको 2 टाइप्स दिए थे, विद वोटिंग राइट्स एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, तो उसको भी शॉर्ट में देख लो। इक्विटी शेयर्स के टाइप्स की बात हो रही है, 2 टाइप्स हैं, एक कौन सा, नॉर्मल वोटिंग राइट्स, और एक कौन सा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो नॉर्मल वोटिंग राइट्स क्या कहता है, ऑफ सच इक्विटी शेयर्स इज प्रपोर्शन टू हिज शेयर होल्डिंग, मतलब जितना आपके पास शेयर्स है उतना ही वोट आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसको नॉर्मल वोटिंग राइट्स कहा जाता है। और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कौन सा होता है, विच हैव वेयरिंग राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज अकॉर्डिंग विद द रूल, मतलब रूल के हिसाब से अगर आपको वोटिंग पावर्स दिए जाए। देखो, एक कौन सा नॉर्मल वोटिंग राइट्स क्या कहा कि भाई जितने शेयर्स है उसके हिसाब से आप वोट करो। यहाँ पे क्या कह रहा है, रूल के हिसाब से, मतलब आपको रूल लिखा जाएगा वहां पे सेक्शंस के हिसाब से, वहां पे सेक्शन 4 दिया है, उसमें रूल लिखा रहेगा कि हाँ भाई इस बातों पे आप क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो, तो उसी बातों पे आप वोटिंग कर सकते हो। अदरवाइज और बातों पे, डिस्कशंस पे वोटिंग नहीं करोगे, इसके लिए उसका नाम दिया है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। मतलब नॉर्मल वोटिंग राइट्स ज्यादा बेनिफिट है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं और कुछ नहीं। वोटिंग राइट्स पता है ना कि डिसीजन लेने में अपने मत का इस्तेमाल करना। ठीक है, ये था पूरा इक्विटी शेयर्स का पूरा टॉपिक कवर हो गया हमारा इस वीडियो के थ्रू। अब भी कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, और मैंने आपको कहा है आपके छोटे छोटे कमेंट्स जो हैं वो मुझे मोटिवेट करेंगे ऑफ कोर्स, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।